नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकारें भी लगातार प्रयास करती जा रही हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना को लेकर के सरकारें बेहद चिंतित नजर आ रही हैं और उसके बीच ही अब अगर बात की जाए तो सरकारें कोशिश करती नजर आ रही हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली में आंकड़े 20,718 है, जिसमें मरने वालों के आंकड़े 30 पहुंच गए हैं और दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 20,718 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 30 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है और इस समय दिल्ली में संक्रमण दर 30 के पार चला गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि राजधानी में अब कोरोना का पीक गुजर चुका है और मामलों में गिरावट देखने को मिली है। तो कोरोना के लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में इस बीच एक राहत भरी खबर जरूर सामने आई है। दिल्ली में अब कोरोना के मामलों में जो आंकड़े थे, पॉजिटिविटी दर थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि आने वाले समय में अब कोरोना के मामले और भी घटते नजर आएंगे। जो पीक आवर्स बताया जा रहा था वो बताया जा रहा है कि अब खत्म हो चुका है। तो ऐसे में अब तो कोरोना को लेकर के सरकार द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही थी और उसी के चलते दिल्ली सरकार ने भी तमाम सारे प्रयास किए थे, जिसके मद्देनजर कोरोना पर अब काबू पाती हुई दिल्ली सरकार नजर आ रही थी और यही वजह है शायद कि अब एक बार फिर से कोरोना में कमी देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे थे, हालांकि इस दौरान अब दिल्ली में कोरोना के मामले जो थे उन आंकड़ों में कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है दिल्ली कि अब जो पीक आवर्स था वो खत्म हो चुका है। आने वाले समय में और भी कोरोना के आंकड़ों में कमी देखने को मिलेगी। राजीव, आपने यहाँ पर लगातार तरीके से आंकड़े जरूर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार कोरोना की जो स्थिति है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर लगातार दिल्ली सरकार की बात माने तो दिल्ली सरकार भी निरंतर कोशिश करती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर पिछले 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं दिल्ली सरकार के लिए थोड़ी बहुत राहत जरूर लेके आए हैं, क्योंकि लगभग 20,700 कह सकते हैं 18 के करीब मामले आए हैं और जिन 30 लोगों की मौत भी हुई है। मगर लगातार अस्पतालों के अंदर सुविधाएं हैं जो वो बढ़ाई जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं जो सरकार है वो लगातार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है। मगर देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की कोशिशें कामयाब होती नजर आती हैं। जी राजीव, जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार द्वारा प्रयत्न किए जा रहे थे, ठोस कदम उठाए जा रहे थे, रणनीति बनाई जा रही थी, ऐसे में यह माना जा रहा है, जिस तरीके से अब बयान आया है कि पीक आवर्स जो था वो जरूर खत्म हो गया है, लेकिन लोगों में लापरवाही अभी बरतने की जरूरत नहीं है। लोगों को अभी भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि बाजारों में भीड़ उमड़ती है, लोग बेखौफ नजर नहीं आते हैं। अब जो डर पहले था वो डर खत्म सा हो गया है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कह दिया कि पीक आवर्स खत्म हो गया तो वास्तव में खत्म हो गया और लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल कह दिया गया है कि डर इतना नहीं है, मगर लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी पड़ेगी, मास्क का इस्तेमाल करना होगा। मगर लगातार कहीं ना कहीं जो जिसके अंदर जो लोग जो है वो मार्केटों के अंदर कहें या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर सरकार भी जिस तरीके से कोशिश कर रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, मगर इतनी बड़ी राहत नहीं है जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। मगर जिस तरीके से कहा गया है कि दिल्ली की जनता जो है वो नियमों का पालन करती रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे और कहीं ना कहीं मार्केटों के अंदर जो है भीड़ ना इकट्ठी करे, तो कहीं ना कहीं जरूरत हो तो कहीं ना कहीं जब भी निकले तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश जरूर की जा रही है। मगर जनता भी कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर करती नजर आ रही है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत आंकड़े जो हैं वो अभी भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, दिल्ली में वर्तमान हालातों का जिक्र करें कोरोना को लेकर के, तो राजीव क्या हालात हैं, क्या आंकड़ा है जिस इस समय दिल्ली जो टच कर रहा है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर की जो हालात की, तो कहीं न कहीं वो हालात जो है वो कहीं न कहीं अस्पतालों के अंदर ज़रूर सामान्य नज़र आ रहे हैं, मगर होम और आईसीयू के अंदर ज़रूर कह सकते हैं घरों के अंदर जो लोग को इलाज करा रहे हैं, उनकी गिनती ज़रूर बढ़ी हुई है। मगर सीधे-सीधे कहें पिछले 24 घंटों के अंदर लगभग 20,700 से ज़्यादा के मामले आ चुके हैं। मगर 30 लोगों की मौत जो हुई है, वो भी दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार के द्वारा के जिन 30 लोगों की मौतें हुई है, वो और ज़्यादा और किसी बीमारियों से ग्रस्त है, जिसकी वजह से उनकी मौतें हुई हैं। मगर कोरोना की वजह से बात करें या फिर कहें कहते हैं आईसीयू कहते हैं ओमिक्रॉन की बात करें, तो कहीं न कहीं उनके अंदर जो मौतें हुई हैं, वो इतनी नहीं है, मगर लगातार प्रयास ज़रूर जारी है, मगर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, मगर देखना होगा हम्म। कि लोग बाग कितने जागरूक हो पाते हैं। जी। बिल्कुल राजू, लोगों बागों को जागरूक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मात्र ये कह भर देने से कि आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है, इससे जागरूकता खत्म नहीं करनी चाहिए, लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए। ऐसे में अगर जो पाबंदियां हैं दिल्ली सरकार ने, क्योंकि साफ तौर पर यह कह दिया था कि लॉकडाउन लगाने वाली नहीं है और ऐसे हालात पैदा करेगी नहीं दिल्ली सरकार, तो अब जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि पीक आवर्स तो ख़त्म ही हो गया है, तो जाहिर तौर पर है अब लॉकडाउन लगना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि अभी भी जो पाबंदियां हैं, जिस तरीके से चाहे सामाजिक कार्यक्रम का जिक्र करें या तमाम सारे अन्य शादी विवाह समारोह का जिक्र करें, उन सारे प्रोग्रामों में जिस तरीके से नियमों को की धज्जियां उड़ाती हुई मतलब जो तस्वीरें सामने आती हैं वो देखने को मिलती हैं। ऐसे में क्या सरकार अभी इन सभी नियमों पर सख्त नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार बाज़ारों की बात करें, सोशल प्रोग्रामों की बात करें या फिर कहें चुनाव प्रचार की बात करें, तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं लोग जो हैं वो कहीं न कहीं भीड़ का हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से गाइडलाइन की, यानी कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन कराने के लिए जो सरकारों की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे, उसके अंदर कहीं न कहीं धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही है और लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। लोगों ने कहीं न कहीं ये समझ लिया है कि लोग जगह के हर तरीके से सरकार जो है वो निरंतर करेगी, मगर सरकार जो है वो लोग बागों को जनता के ऊपर डालती हुई नज़र आ रही है और जनता जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे नहीं बना रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अधिकारियों की उनकी तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है। बाजारों के अंदर वो सख्ती नहीं करते हैं। यहाँ पर की चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया था कि किसी चुनावों के अंदर प्रचार के अंदर लगातार लोगों को कम से कम शामिल किया जाए, मगर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही है। मगर जनता भी ये जो है वो कहीं ना कहीं वो भी नियमों की धज्जी उड़ा रही है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कहीं ना कहीं नियम जरूर उड़ाए जा रहे हैं, मगर यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता को खुद समझना होगा, नेताओं को समझना होगा, लोगों अधिकारियों को समझना होगा कि लोगों को किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रखना है और किस तरीके से लोगों को बचाव करना है। जी। राजीव, वैक्सीनेशन को लेकर के अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि अब तो बूस्टर डोज भी लग रही है, दिल्ली में हालात क्या है वैक्सीनेशन को लेकर के? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बूस्टर डोज की, तो 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए बूस्टर डोज जरूर लगाई जा रही है। यहाँ तक कि जो कह सकते हैं जो कोरोना योद्धा है, यानी कि डॉक्टरों की बात करें या फिर कहें कह सकते हैं पुलिस कर्मियों की बात करें, तो उनको भी लगातार बूस्टर डोज दी जा रही है। मगर लगातार कहीं ना कहीं इन नियमों की जो अनदेखी की जा रही है वो बाजारों के अंदर देखने को मिल रही है और लगातार कहीं ना कहीं नियम नहीं पालन किए जा रहे हैं। लोगों को समझना होगा इस चीज के लिए और सरकारों को भी जो अपने अधिकारी हैं उनको भी कड़ाई से पालन कराने के लिए बोलना होगा। मगर अभी तक जो सख्ती है वो देखने को नहीं मिल रही है। दिल्ली सरकार ने बेशक स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं है, मगर कहीं ना कहीं जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं या फिर कहीं जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को सबक लेना चाहिए, सरकारों को सबक लेना चाहिए और यहाँ तक कि थोड़े बहुत नियम पालन कराने के लिए थोड़ी सी सख्ती भी जरूरी है। मगर सख्ती वो किस तरीके से की जाएगी ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता, तो जिन्होंने बताया कि साफ तौर पर सरकारों को आत्ममंथन करना होगा, सख्ती करने की बेहद ज़रूरत है, लोगों को जागरूक रहने की भी लगातार ज़रूरत है, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भले ही ये कह दिया हो कि दिल्ली में पीक आवर्स जो था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी कोरोना के मामले घटते नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना का डर समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना के मामले समाप्त नहीं हुए, लगातार कोरोना अपना पैर पसार रहा है। और उधर सरकार द्वारा किसानों से वादा खिलाफी के खिलाफ 31 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से देशव्यापी विश्वासघात दिवस का ऐलान। लखीमपुर खीरी हत्याकांड में बीजेपी की बेशर्मी और संवेदनहीनता के विरुद्ध संयुक्त किसान मोर्चा पक्का मोर्चा लगाएगा। मिशन उत्तर प्रदेश जारी रहेगा। 23 और 24 फरवरी को मजदूर संगठनों द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन और सहयोग करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा का नाम इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में मोर्चे के कार्यक्रम व भविष्य की दिशा पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मोर्चे ने घोर निराशा और रोष व्यक्त किया है।
कि भारत सरकार के 9 दिसंबर के जिस पत्र के आधार पर हमने मोर्चे का उठाने का फैसला किया था, सरकार ने उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है। आंदोलन के दौरान हुए केस को तत्काल वापस लेने के वादे पर हरियाणा सरकार ने कुछ कागजी कार्रवाई जरूर की है, लेकिन केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल सरकार की तरफ से नाम मात्र की भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बाकी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी भी नहीं लिखी गई। शहीद किसान परिवारों को मुआवजा देने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। हरियाणा सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि और स्वरूप के बारे में घोषणा नहीं की गई है। तो कोरोना देशव्यापी विश्वासघात दिवस का ऐलान किया गया है। 31 जनवरी को ये विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे ने इस बात का ऐलान किया है, देशव्यापी विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद कि किसानों की सारी समस्याओं को सुना जाएगा, एमएसपी पर एक टीम गठित की जाएगी और उसके बाद किसानों को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे आंदोलन के दौरान, उन मुकदमों को वापस लेने की बात कही गई थी और उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के ये बैठक हुई है और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि विश्वासघात दिवस 31 जनवरी को मनाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से लगातार किसानों में रोष देखने को मिल रहा है, पिछले अगर एक महीनों से देखें तो कहीं ना कहीं ये किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो खत्म होता सा नजर आ रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से कल एक बैठक हुई है, बैठक में और क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? देखिए, बेसिकली हम बात करेंगे संयुक्त किसान मोर्चे की कल एक कॉल बैठक थी कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है, कि जो मेन मुद्दे थे, अगर हम कहेंगे जो सबसे पहला मुद्दा हम सही तौर पे कहें कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाना था, वो इनका मुकाम हासिल हो चुका, पर उसके दौरान कई चीजें हुई थी, जिसमें हम बात करें कि किसानों की मौत हुई है वही आंदोलन के दौरान। साथ ही हम बात कर लें कि कई किसानों के ऊपर पर्चे हुए, बैरिकेड तोड़ने पे, 26 जनवरी के इंसिडेंट्स को लेके और कई लोकल एफआईआर, तो कई चीजें हुई थी। तो उन सब में एक तरह से सरकार के साथ सहमति बनी थी तौर पे, तो बात बनी थी कि मुआवजा दिया जाएगा, स्टेट अपने लेवल में मुआवजा देगा, जो पर्चे दर्ज हुए वो रद्द किए जाएंगे। इन सभी चीजों को लेकर डायरेक्टली वादे किए गए थे। एमएसपी जो एक अलग मुद्दा था, उसको लेकर भी एक बात की गई थी, बकायदा एक कमेटी बनेगी जिसमें किसान भी होंगे और गारंटी दी जाएंगी। इसमें से अगर हम बात करें तो किसी भी वादे के ऊपर कुछ भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है। इसी तरह से बोल सकते हैं, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं, यूपी में कोई मेजर अनाउंसमेंट, उत्तराखंड में कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं। जितने भी किसानों के ऊपर केस थे, पंजाब को छोड़ के बाकी हर जगह वो केस अभी भी लगे हुए हैं, उन पे अभी भी कार्रवाई हो रही है। तो इसी तरह पे किसान कह रहे हैं कि हमसे जो वादे किए गए थे, जब आंदोलन खत्म करते वक्त जो वादे किए गए थे, उनमें से कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। एक मेजर वादा हम कह सकते हैं कि 3 कृषि कानून रद्द, वो एक वादा पूरा कर गए। हम कहेंगे वादा नहीं होता, हम कह रहे मेन डिमांड थी किसानों की, जो किसान अपनी मनवा के आए थे, पर बाकी कई चीजें थी। एमएसपी की बात कर ले, मुआवजे की बात कर ले, केस रद्द करने की बात कर ले, उन सब एश्योरेंस के लिए बात कर सकते हैं कि जिन किसानों ने उनको भी एक कंपनसेशन देने की बात करें। तो उन सब चीजों पे वादे और सहमति बनी थी, पर सरकार कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। इसको देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी गतिविधियां फिर से तेज कर दी है। अगर हम कहेंगे बकायदा 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस, विश्वास सीधे तौर पे उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम जो भरोसा करके आए थे सरकार पे, वो भरोसा सरकार पूरा नहीं कर पाई। तो उन सीधे कहा कि किसानों के साथ सरकार ने विश्वासघात किया है और उसमें वो अपना मिशन यूपी कंटिन्यू रखेंगे। तो देख सकते हैं कि हर एक फैक्टर कंसिडर किया जा रहा है। जी, हम कहें कि यूपी में इलेक्शंस को भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि किसान अगर लगातार सरकार के एंटी ही चलते हैं तो उनको ऑफ कोर्स इलेक्शन में एक नुकसान, भारी नुकसान हो सकता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से अब क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अगर हम यूपी की बात कर लें या फिर हम पंजाब की बात कर लें, जिन जिन जगहों पे इलेक्शन है वहां पे तो ऑलरेडी कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो सरकार कोई ऐलान नहीं कर सकती। तो क्या अब केंद्र सरकार इंटरवीन करेगी और अपने एंड से जो किसान है उनको मुआवजा दिया जाएगा, और जो उनके ऊपर दर्ज मुकदमे हैं उनको कोई रद्द करने के कोई निर्णय लिया जाएगा। और फाइनली जो सबसे अहम मुद्दा अगर हम कहें, एमएसपी को लेकर क्या डिसीजन होता है, कि एमएसपी के लिए खुद सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि कमेटी बनाई जाएगी जो रेट की गारंटी देगी, उसके ऊपर भी अब तक कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं आया है। तो वो भी एक अहम मुद्दा रहेगा कि इस पे हमें देखना होगा कि किसान क्या कदम उठाती है,
क्योंकि इलेक्शंस आ चुके हैं और प्रेशर जरूर सरकार पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी तरीके से जिस पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं उस पत्र में 1 महीने का किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि समय दिया गया था कि 1 महीने में किसानों को सारे रिजल्ट नजर आने लगेंगे, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बावजूद भी किसानों का ये बड़ा आरोप जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, लगा रहे हैं कि किसी तरीके का कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और उनसे वादा जो किया गया था वो वादा खिलाफी किया गया है। ऐसे में क्या एक बार फिर से, क्योंकि 26 जनवरी बेहद नजदीक है, पंजाब के किसानों का अगर जिक्र करें तो क्या एक बार फिर से राजधानी दिल्ली का रुख कर सकते हैं? देखिए, अभी राजधानी दिल्ली के रुख के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। अगर हम बात करें कि सबसे पहली बार जब किसानों से वादा किया गया था, किसानों ने सीधे तौर पे बोल दिया था कि हम प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का स्वागत करते हैं, पर रिटन स्टेटमेंट की हम वेट कर रहे हैं, जो उनको 9 तारीख को रिटन में मिल गया था। उस एक रिटन स्टेटमेंट के आधार पे हम कहेंगे कि किसानों ने अपना ये आंदोलन उस वक्त के लिए खत्म किया था। पर उस एक रिटर्न स्टेटमेंट को भी अगर हम कहें कि 1 महीने से कहीं ऊपर हो चुका है, कि 9 दिसंबर को स्टेटमेंट आया था, उसके बाद अगर हम कहें कि अब अगर हम बात करें तो आज 16 जनवरी हो चुकी है, तो किसानों ने कहा कि जो वादा किया गया था, क्योंकि चिट्ठी में भी लिखा था 1 महीने के अंदर कार्रवाई की जाएगी, पर वो 1 महीना बीत चुका है, पर अब तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। पर अभी अगर हम कहें कि स्लो बिल्डअप दोबारा से देखने मिल रहा है कि किसानों से जो वादे किए गए थे वो फिर कहीं ना कहीं लटकते हुए नजर आ रहे हैं, तो किसानों ने अपनी तरफ से दोबारा आंदोलन धीरे धीरे तेज करना शुरू कर दिया है। और अगर सरकार ने इसको दोबारा नजरअंदाज किया, जैसे 3 कृषि कानूनों के वक्त नजरअंदाज किया था, तो दोबारा से एक विशाल आंदोलन का रूप ले सकता है। तो अब तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अब गेंद सरकार के पास पाले में है कि सरकार किस तरीके से इसे हैंडल करती है। क्यों अगर सरकार लापरवाही नजर आती है या फिर से नजरअंदाज करती है, तो ये फिर जो किसानों के आक्रोश है, जो अभी बहुत आराम से शांत किया जा सकता है, वो एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा और तब किसान सीधे कहेंगे कि किसान सरकार पे फिर एक बहुत बड़ा प्रेशर डाल सकते हैं। तो इसलिए अब हम ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। अच्छा अमित, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और मांग उठी, जो 3 डिसीजन हुए थे जो कल की बैठक में, जो मुझे जानकारी मिली है, जिसमें कि एमएसपी को लेकर के चर्चा हुई, दूसरी तरफ जो मुकदमे थे उनको लेकर के चर्चा हुई, और तीसरा जो मुद्दा रखा गया उसमें जिस तरीके से बताया गया कि जो किसान आंदोलन के दौरान जो हादसे का शिकार हो गए, जो नहीं रहे अब इस दुनिया में, उनके लिए भी बात की गई कि उनकी जो कंपनसेशन देने की जिक्र किया गया। तो क्या ऐसे में अभी उसको लेकर के भी सरकार की तरफ से, क्योंकि कोई रुख साफ नहीं हुआ है, तो जिस तरीके से ये कहा गया था किसानों के द्वारा कि ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, केवल उठाया जा रहा है, तो फिर से ये उग्र रूप देखने को मिल सकता है पिछले तरीके की तरह? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कहेंगे सीधी तरीके से किसानों के पास एक गेट टू, या हम कहें कि एक डिसीजन ऑलरेडी है। अगर हम पंजाब सरकार का एग्जांपल ले लेते हैं, तो पंजाब सरकार की तरफ से ऑलरेडी कंपनसेशन दिए जा रहे हैं। तो बार बार सवाल उठता है कि जब पंजाब सरकार दे रही है, हालांकि हम कह सकते हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो वो कंपनसेशन दे रही थी, तो उन्होंने कंपनसेशन का एक बहुत इजी मेथड रखा था कि आप जिस भी जथेबंदी से हैं वहां से रिटर्न मिले कि आंदोलन के दौरान आपके परिवार के सदस्य की किसी कारण डेथ हुई थी आंदोलन के दौरान, और उसके बेस पे सरकार की तरफ से आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। पर वही सरकार की, अगर हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो उनका डाटा नहीं है। कि कई बार से आप सोच सकते हैं कि खुद उनके मंत्री कहते हैं कि हमारा ऑफिशियल कोई डाटा नहीं है, पर सवाल ये है कि अगर उनका डाटा नहीं है तो वो किसानों से डाटा क्यों नहीं मांगते? क्योंकि किसानों के ऑलरेडी वो डाटा है। किसानों ने अपना सभी डाटा, हर एक किसान जिसकी किसी ना किसी कारण आंदोलन के दौरान मौत हुई है, उनका डाटा इकट्ठा करके रखा गया, तो उनसे क्यों नहीं कम्युनिकेट किया जाता? पर सवाल यही है। तो किसान सीधे तौर पे कहते हैं कि उनकी कंपनसेशन देने की कोई इच्छा नहीं है। वो जब उस वक्त किसानों को उठाना था, किसी तरीके से आंदोलन को एक तरह से ब्रेक लगानी थी, तब उन्होंने कह सकते हैं कि चलते फिरते वादे कर दिए गए थे। पर सवाल ये कि अब किसान वो वादे मनवा के रहेंगे, उन्होंने सीधी तरह से कह दिया। ये हो गया हम लोग कंपनसेशन की बात। वही दूसरी एमएसपी को लेकर जो कमेटी बननी है, एमएसपी को लेकर जो कमेटी बननी है, वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका असर पूरे भारत में पड़ेगा, सिर्फ पंजाब या हरियाणा में नहीं, इसका पूरे भारत में पड़ेगा। इसके लिए जब पहले अगर हम बात करते हैं कि कमेटियां जो बनती है उसमें से सरकार के नुमाइंदे थे, पर इस बार किसानों ने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि उनके अपने चुने हुए नुमाइंदे भी होंगे जो किसानों का पक्ष रखेंगे। उसको चलते हम शायद कह सकते हैं कि अब तक कमेटी बनने में भी देरी हो रही है। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्योंकि अगर खुद सरकार कहती नजर आती है कि हम भी एमएसपी को लेके एक स्पष्ट आपको जवाब देना चाहते हैं, एमएसपी आपको देना चाहते हैं, और उसमें उनका रुख बिल्कुल पॉजिटिव है कि एमएसपी ना बंद हुई है ना बंद होगी, तो उसमें उन्होंने क्या, फिर कमेटी बन जानी चाहिए। पर अब देखना होगा कि वो कमेटी और कितनी डिले होती है, या फिर क्या सरकार तेजी करती है, क्योंकि अगर सरकार तेजी नहीं करती तो उनको नुकसान होगा। क्योंकि किसानों ने पहले ही अपना मिशन यूपी शुरू कर दिया है, जिसमें वो सरकार के खिलाफ, देखिए सीधे तौर पे सरकार के खिलाफ
कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने किसानों से ये वादे किए थे, पूरे नहीं हुए। पर अब सवाल ये है कि क्या इस कैंपेन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से उनको कोई हल दिया जाएगा या उनसे बात की जाएगी, क्योंकि अगर नहीं देते हैं तो नुकसान यूपी में बीजेपी सरकार को ही होगा। अब देखना होगा कि इसको हैंडल कैसे करते हैं। जी अमित, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से 31 जनवरी के लिए विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई है, क्या रूपरेखा तैयार की गई है इसकी किसानों द्वारा? देखिए, बेसिकली एक सिंपल इसको एक दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। अगर हम बोले कि 24-25 को अगर हम सीधे तौर पे कहें कि लेबर्स की तरफ से या फिर हम कहें कि वर्कर्स की तरफ से भी एक हड़ताल रखी गई है, उस पे भी किसानों ने सीधे तौर पे अपना समर्थन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम उनके समर्थन में भी खड़े हैं। 23-24 माफ कीजिएगा, जो मजदूर संगठन की तरफ से घोषणा की गई है राष्ट्रव्यापी हड़ताल की, उसमें किसानों ने अपना सपोर्ट दे दिया है। क्या आप देख सकते हैं धीरे धीरे एक्टिविटीज बढ़ाई जा रही है। वही 31 को भी जैसे हम देख सकते हैं कि अलग अलग दिवस बनते हैं, तो जैसे हमें अब तक जानकारी मिल रही है कि अलग अलग जगहों में प्रदर्शन होंगे, रोड ब्लॉक्स किए जाएंगे, जो हर लगातार हम देख सकते हैं कि पूरे पंजाब में या पूरे भारत में इसका असर देखने को मिलेगा। पर अब सवाल ये है कि आंदोलन, अब यहाँ पे किसानों के ऊपर ही बात आ जाती है कि 31 को जो इन्होंने विश्वासघात दिवस मनाने का फैसला किया है, अगर उसका रिस्पांस लोगों में नहीं दिखता है तब किसानों के ऊपर डबल प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि देखिए अभी भी किसान जथेबंदियां स्प्लिट हो चुकी हैं, तो इसमें सीधे तौर पे कहूंगा कि एक्चुअल में स्प्लिट हो चुकी है, क्योंकि किसान की कुछ जथेबंदियां अब पंजाब में इलेक्शंस भी कंटेस्ट कर रही है। अगर 20 से करीब किसान जथेबंदियां पंजाब में इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही है, तो क्या वो खुद इस मोर्चे को कर पाएंगे? क्या 31 के जो कॉल दी गई है क्या उसे करेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, इलेक्शन कैंपेन भी किसान कर रहे हैं, और क्या अगर वो एक करते हैं तो क्या वो कैंपेन छोड़ने वाले हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अमित जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किसानों ने यह ऐलान किया है कि विश्वासघात दिवस 31 जनवरी को मनाएंगे। और रुख करेंगे अब अगली खबर का। मुंबई में बिगड़ रहे हालात को ध्यान में रखते हुए मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कई जिम्मेदारी अधिकारियों व नेताओं से चर्चा कर बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए कई और प्रतिबंध पर चर्चाएं की हैं। इसके साथ ही नियमों में बदलाव भी किए हैं। सेल्फ टेस्टिंग की किट के पे अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट पे भी नजर रखेंगे। वहीं महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर लगातार बीजेपी की तरफ से हो रहे हमले पर महापौर ने दो टूक में जवाब दिया है। भाजपा अगर सवाल उठा रही है तो 25 साल में से 20 साल वो भी हमारी गोदी में बैठे थे। इस बयान के बाद शिवसेना बीजेपी भी जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून पाहिल्यानंतर एक आईचं हृदय, एक आजीचं हृदय कळवळलं आणि म्हणून मी लगेच माझ्या आरोग्य विभागाला चौकशी सांगितली। चौकशी करत असताना राजावाडी इथे इंजेक्शन घेतलं, वॅक्सिन घेतलं 8 जानेवारी। 11 जानेवारीला त्या बाळाचं, त्या मुलीचं डेथ झाली। तिच्या नातेवाईकांशी माझ्या महानगरपालिकेच्या विभागाने संपर्क केला। त्यांनी सांगितलं की अचानक म्हणजे तिला हार्ट अटॅक आलेला आहे। आता आमच्या आरोग्य डिपार्टमेंट त्याला सर्टिफिकेट कोणी दिलं, त्यानंतर तिचा PM का नाही झाला, त्यानंतर कुठच्या स्मशानभूमीत करण्यात आलं, या सगळ्याची आम्ही माहिती घेतोय। आणि इतकं झाल्यानंतरही आज एक आमच्या मुंबईतलं बाळ, 15 वर्षाची मुलगी म्हणजे खूपच, आणि आपल्यासारख्या म्हणजे मी एक आई आजी ह्या रोलमध्ये ऑलरेडी आहे, त्यामुळे जीव कळवळलाय। आणि याच्या पोटी मी आज त्यांच्या घरी जाणार आहे। माझ्या काही तिथल्या स्थानिक नगरसेवकांना घेऊन, अभिषेक आणि ही पण माझ्याबरोबर असणार आहे, जाऊन माहिती घेणं, नक्की काय बगड़ो। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में अब जुबानी जंग और तेज होती नजर आ रही है। योग्य से ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान थे और महानगर पालिका को लेकर जो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उस पर कहीं न कहीं किशोरी पेडनेकर जो महापौर है शिवसेना से, उन्होंने दो टूक में जवाब दिया कि 25 सालों में से 20 साल आप भी हमारी गोद में बैठे थे। तो कहीं न कहीं उंगली न दिखाने की बात, आरोप न लगाने की बात जो है किशोरी पेडनेकर की तरफ से कहा गया है।
लेकिन महानगर पालिका चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे योगेश जी बयानबाजी काफी तेज हो गई है और देखना होगा कि आने वाले समय में शिवसेना और बीजेपी के बीच ये जुबानी जंग कहां तक जाती है। जी मुरारी, ये कैसा होता है कि जब तक साथ में होते हैं तब तक भ्रष्टाचार पर नजर नहीं पड़ती है। अधिकारी बड़े साफ होते हैं, नेता बड़े साफ होते हैं, ईमानदार होते हैं, बेदाग होते हैं, लेकिन जैसे ही पार्टी से अलग होते हैं, जैसे ही अगर ये कहें कि जो गठबंधन होता है वो टूटता है, तो उसके बाद ये भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक सामने नजर आने लगते हैं। ऐसे में ये नेता जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, क्या इन्हें अपने ऊपर नहीं झांकना चाहिए? नहीं, बिल्कुल झांकना चाहिए और जनता को, आम जनमानस को भी ये बात समझने की जरूरत है कि यही नेता जब दूसरे नेताओं के साथ होते हैं तो अपनी सरकार को और अपनी पार्टी को और अपनी स्थिति को काफी मजबूत और साफ सुथरी बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही इन लोगों के बीच में खटास आती है, थोड़ी सी दरार आती है, तो फिर घर का भेदी लंका ढाहे के तर्ज पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में महानगर पालिका का चुनाव है, आम जनमानस भी देख रहा है कि राजनेता यही शिवसेना बीजेपी 20 सालों तक महानगर पालिका में थी, तब एनसीपी और कांग्रेस लगातार आरोप लगाया करती थी, लेकिन उस समय शिवसेना बीजेपी खामोश हुआ करती थी। आज एक ऐसा दौर है जो महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है, जिसमें बीजेपी शिवसेना से अलग हुई है और एनसीपी कांग्रेस मिलकर के शिवसेना के साथ सरकार चला रही है। अब ऐसे में बीएमसी के आरोप को भी कांग्रेस या एनसीपी बोल नहीं पा रही है क्योंकि वो सरकार में खुद मौजूद है। अब ऐसे में बीजेपी जो आरोप लगा रही है, तो इस पर महापौर का कहना है कि आप भी हमारे साथ 20 साल थे, तो कहीं ना कहीं हम दोनों जो है कि एक ही थाली के चट्टू बट्टू हैं, इसलिए आरोप न लगाया जाए। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन किशोरी पेडनेकर के जिस तरीके से जवाब देने के बाद उसके बाद बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या? देखिए, बीजेपी इस पूरे मामले में पहले से ही आक्रामक है। उनके अगर नगर सेवकों की बात करें तो उनका आरोप है कि शिवसेना लगातार महानगर पालिका में भ्रष्टाचार की है। एक राज्य के बराबर बृहन मुंबई महानगर पालिका का बजट होता है, लेकिन गटर, नालों, सड़क और से लेकर के अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो जनता आज भी वंचित है। लेकिन शिवसेना की माने तो शिवसेना कहती है कि हम समय समय पर वो तमाम कार्यों को करते हैं, हमारा जैसा बजट होता है वैसा हम काम करते हैं, लेकिन बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप मढ़ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुरारी सिंह जुड़े हुए थे मुंबई से संवाददाता। तो जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है। राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।